वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालिया ताल्लुकात हैं और दोहा में जो मुज़ाकरात होने हैं, इस हवाले से वफ्द भी रवाना हो गया है। क्या उम्मीद की जा सकती है? इसी पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्ञान चंद साहब ने भी, और राशिद हाशमी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज्ञान चंद साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एक वक्त है, कतर में मुज़ाकरात होंगे, क्या उम्मीद की जा सकती है इस कामयाबी की? और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि वैसे अफगानिस्तान जिस तरह से दरअंदाजी की कोशिश करता है, हमले करता है, दहशतगर्दों का सहूलतकार भी है, वहाँ पर तालिबान है, जिस तरह से वो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, सबूत भी हमने दुनिया के सामने रखे हैं। अफगानिस्तान चाहता क्या है हमसे? वैसे तो उसने दुनिया के सामने तो कुछ इस तरह का नहीं बताया कि वो पाकिस्तान से क्या चाहता है। इन हमलों की आपको क्या वजूहात नजर आती है, और अब जो भारत से उसका गठजोड़ है उसके बाद खास तौर पर? देखें, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब हमारा डेलीगेशन जा रहा है तो हम उम्मीद यही करते हैं कि वो सक्सेसफुल मुज़ाकरात के बाद वापस लौटेगा। लेकिन जो हालात हैं वो शायद कुछ इस किस्म के नतायज ना दे सके। क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान में कई इंटरनेशनल मफादात भी लगे हुए। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे दुश्मन मुल्क भी है इंडिया, उसने वहाँ पे काफी वक्त से अपना सरमाया लगा हुआ है। उन्होंने वहाँ पे कुछ ताकत पैदा किए हुए। फिर जो ये दहशतगर्दी की जंग थी जिसमें हमारी भी इन्वॉल्वमेंट थी, ये जो तालिबान जिन्हें अफगानिस्तान पे हुक्मरानी है वो हमारे पले पड़े हुए हैं। लेकिन जब उनको वो इक़्तिदार मिल गया है तो उनके नजरियात जो है जो मुख्तलिफ है। हम चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से इंसानी हुकूक की पायदारी करते हुए एक पुरअमन अफगानिस्तान देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट अफगानिस्तान को नाफिज करना चाहते हैं। तो ये इंटरनेशनल एजेंसियों में अफगानिस्तान की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन चुकी है जहाँ पे इंडिया चाहता है कि वो अपनी दुश्मनियां जो पाकिस्तान के साथ हैं वो अफगानों को लड़ा कर ले। अमेरिका के मफादात हैं कि पूरे खिते की हुक्मरानी करने के लिए वो बलगाम जो एयरबेस वो मैं ले लूं। और यकीनन हम तो चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, हमारा पड़ोसी पुरअमन हो, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हों। और इस हवाले से सर कोशिशें भी की जा रही हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कोशिशें कर रही हैं। सर, दहशतगर्दी की अगर हम बात करते हैं तो सानह कारसाज को कैसे भूला जा सकता है? 18 साल हो गए हैं जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर हमले की कोशिश की गई। 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं अभी तक वो जो मुजरिमान थे वो क्यों कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, या इस मामले की तहकीकात क्यों शफाफ तरीके से नहीं हो पाई? देखिए, हमारी स्टेट का बड़ा ये अलमिया रहा है। वो लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर बेनज़ीर शहीद के कत्ल तक या उसके बाद जो हमारे यहाँ सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, तो इन सब पे ये हमारे इदारे यकीनन किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे होंगे। लेकिन जिस तरह से इन सब चीजों को हमेशा जड़ से खत्म करने के लिए इक़दाम उठाए जाएं वो नहीं है। साना कारसाज 18 अक्टूबर में भी उसमें जुलूस में शामिल था। हमारे आंखों के सामने हमारे साथी जो वो शहीद हुए। और हमने देखा कि एक पुरअमन जुलूस, एक हमारी ग्रैंड लीडर और लेडी लीडर वो आ रही थी, अपने मुल्क आ रही थी, उसका किस तरह सवाल किया। ये पूरा इस अफगानिस्तान की जो वार है ये उसका ही नतीजा था, जिसमें सुपर पावर्स जो है अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए लड़ रहे थे और हम उनके हाथ में खिलौने की तरह खेले और हमने इजाजत दी इन दहशतगर्दों को कि वो वहाँ यहाँ बैठ जाएं। कभी सोशलिस्ट इनकलाब के नाम पे लोग आए, कभी जहाद के नाम पे आए, और जहादियों को हमने साथ दिया और डॉलर्स कमाए। सर, पीपल्स पार्टी ने क्या इक़दाम किए? पीपल्स पार्टी ने क्या इक़दाम किए? किन किन फोरम्स पे गई, कहाँ कहाँ जाके आवाज उठाई कि इन मुजरिमान को कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, इनका मुहासिबा होना चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो जो ऑपरेशन किया जिसमें बेनज़ीर साहब ने ऐलान किया था कि मेरी जिंदगी इतनी अहम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा अगर मैं नहीं लहरा सकती तो मुझे उसको लीड करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं से हम तो दहशतगर्दी का निशाना भी बने हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ भी लड़ते आ रहे हैं।
तो ये जो कुव्वतें हैं जिसमें हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ गिरोह हैं जो उनको सपोर्ट किए हुए हैं, उन सब के साथ हम तो मुखालफत में अपनी कुर्बानियां भी देते आए हैं ना। तो पीपुल्स पार्टी ने हर मौके पे कोशिश की है कि किसी तरह से भी ये एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाए। बुनियादी तौर पे मजहब को फॉलो करना खराब नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बनना वो खराब है। अपना मजहब की तशरीह अपने तौर पे करना अलग चीज है। मजहब क्या कहता है, इस्लाम तो पूरा मजहब है, लेकिन उसके नाम पे अगर आप दहशतगर्दी कर रहे हो और उसको इस्लाम का कवर दे रहे हो, सर वो दहशतगर्दी का मसला उस वक्त भी हमें दरपेश था। आज 18 साल हो गए हैं, आज भी हम उसी सूरत हाल से दो चार हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ा अलमिया है। राशिद हाशमी साहब क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा सानहा हुआ था, हमने इससे क्या सबक सीखा? उस वक्त भी हम दहशतगर्दी का शिकार थे, आज भी हम वही खड़े हैं। और क्या आपको लगता है क्यों कानून की गिरफ्त में अब तक मुजरिमान नहीं आ सके? देखें जी, सबसे पहले तो मेरी हमदर्दियां हैं और दुआ उन तमाम शुहदा के लिए जो साने में अपनी जानों से गए, और खराज तहसीन पेश करता हूँ बीबी शहीद को भी कि उन्होंने जमहूरियत के लिए अंत तक जो मेहनत की और जदोजहद की। और जहाँ तक आपका सवाल ये है कि हम आज भी वहीं पे खड़े हैं, तो थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि दरमियान में एक बहुत मुनासिब और अच्छा टाइम भी आया जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये ज़रबे असब और रद्दुल फसाद, और मैंने पहले भी नाम दिया कि शुरू किए, तो पाकिस्तान में जो डेली बेसिस पे जो इस तरह के फसादात होते थे तो वो खत्म हो गए। मतलब आप देखें 2018-19 तक जो है, 18 तक आपको कोई मतलब कि 2013-14 से अगर आप बात करें, काफी जो ना हालात अमन और अमान के हवाले से बेहतर थे। लेकिन बदकिस्मती से जब ये जो आरटीएस बैठा के इमरान खान को नस्ब किया गया, उसके बाद जो उसने जो तालिबानों को यहाँ के उनके बातकारियां की और इतराफ भी किया उसने कि 45,000 दहशतगर्द मुसल्लह लाके यहाँ पे उसने आबाद किए हैं, तो उसके ही अंडे बचे हैं। तो अब लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, अब दोबारा। लेकिन सर अभी तो आपकी हुकूमत है ना, दहशतगर्दी का सामना तो हम अभी भी कर रहे हैं। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दोबारा कंसेंसस है, दोबारा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सिवाय एक सूबाई हुकूमत के बाकी तमाम पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी को खत्म राशिद हाशमी साहब, वैसे आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद या ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो इस तरह के ऑपरेशंस हैं उन पर उस तरह से अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की एक लहर ने दोबारा सर उठाया? एग्री करते हैं इस बात से? अगर तो अमल ना किया जाता तो ये कोई ऐसी तो चीज नहीं है कि 4 साल जो है वो सुकून रहे तो फिर जो ना 5वें साल जो ना 6ठे साल शुरू हो जाए। वो 1-2 हफ्ते के लिए तो अमन अमान रह सकता है। अदरवाइज जो ये दहशतगर्दों की नर्सरियां थी, अगर वो खत्म ना की जाती तो वो लोगों ने तो फिर कोई ना कोई अपने कार्रवाई करते रहना था। तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि जब 2014 के बाद जब ये सारे ऑपरेशन हुए, उसके बाद पाकिस्तान में कुछ 3-4 साल जो है वो अमन अमान रहे हैं। जब बाद में इमरान खान की हुकूमत आई, इसने तालिबानों को जो है वो अपने साथ शामिल किया। अभी इनके अपने सूबे के हालात ये हैं कि वहाँ पे ये लोग बत्ते की बच्चियां देते हैं कि जो अरकान असम्बली हैं, ये लोग खुद शाम को वहाँ पे जो ना ज़्यादा तौर पे कई इलाकों में वहाँ पे नहीं जा सकते और बातें करते हैं ये इस तरह की। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए हालात काफी बेहतर हुए थे, लेकिन इमरान खान चूंकि दोबारा उन लोगों को वापस ला के यहाँ पे जो है वो लेके चला गया। और मैंने पहले भी आपको यही बताया कि देखिए उसकी जो हुकूमत है, दूसरों को ये कहते हुकूमत है, खुद उनकी लाठी। मैं ज्ञानचंद साहब से इस पर मौक़िफ़ लेती हूँ। ज्ञानचंद साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी की लहर ने सर उठाया है, अभी जो राशिद हाशमी साहब भी हवाला दे रहे हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये लहर जो है वो दोबारा से उठी, आप इस बात से एग्री कर सकते हैं? क्या किसी एक जमात पर ये हम डाल सकते हैं बोझ कि उनकी वजह से दहशतगर्दी 45,000 मुसल्लह दहशतगर्द इमरान खान यहाँ पे लेके आया और उसने इसका इतराफ किया था अपने इंटरव्यू में कि मैं यहाँ पे लेके दहशतगर्द लेकर आऊं? ठीक है, क्या कहेंगे ज्ञानचंद साहब? देखें, इमरान खान ने तो बड़ा ब्लंडर किया कि उन्होंने दहशतगर्दों को इजाजत दे दी कि वो वापस आए और उन्होंने दोबारा जड़ें पकड़ी जो कमजोर हो चुके थे, जो भाग रहे थे। तो ये जब ऑपरेशन का एक सिलसिला चल रहा था, उसमें जब एक वक्फा मिल गया तो उनको सांस लेने की, उनको दोबारा मजबूत होने की, जड़ें पकड़ने की का मौका मिल गया। लेकिन ओवरऑल हम अगर कहें तो पूरी तरह से हमने दहशतगर्दों के खिलाफ हम ऑन ऑफ रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कंटिन्यूसली हमने ऑपरेशन नहीं किया, कभी बातें की है, कभी इजाजत दी है, कभी किस प्रेशर में, कभी किस प्रेशर में, कोई हमारे मवादात, कोई इंटरनेशनल मफादात, उनमें हमारी
हुकूमत वो कठपुतली सी रह गई थी, वो अपने डिसीजन करके लोगों को बचा नहीं रही थी। वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसके कई हिस्से थे, उसमें एक तो थोड़ा बहुत ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन बाकी जो हमने पूरी सोसाइटी में वो दर्द पसंदी लानी थी, पूरी सोसाइटी में से वो एक्सट्रीमिज्म की जो नजरिया है वो खत्म करनी थी, मदारत के जो रिफॉर्म्स करने थे, ये रिलीजियस हार्मनी पैदा करनी थी, लोगों को समझाना था कि भाई हमारा इस्लाम जो है वो जहाद की तो इजाजत लेता है, लेकिन वो इस्लाम की माना ही सलामती है और पुरअमन रहने की का नाम है। तो वो समझाना था, वो कहीं गुम हो गया। अभी भी जरूरत है, वो एक जामा मनसूबा था नेशनल एक्शन प्लान का। एक तरफ से दहशतगर्दी के साथ रदल फसाद पे लड़े, बाकी कोई भी ऑपरेशन करें, लेकिन जब तक हम अपनी नर्सरियां जो हैं उनको बंद नहीं करेंगे, जो दहशतगर्दी फैला रही है या दहशतगर्दी के लिए जो खून मुहैया कर रही है, रिसोर्स जो है वो वहीं से पैदा हो रहे हैं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उसका रोल आप देखो तो ये किस तरह से फैजाबाद में बैठे, किस तरह से हमने उनको वापस भेजा। सर वैसे पाबंदी लगाने का सही फैसला किया पंजाब हुकूमत ने? देखिए, पाबंदियां लगाना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि हम अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या हम टॉलरेंस सिखा रहे हैं या तशद्दुद सिखा रहे हैं। तो ये तो तशद्दुद सिखा रहे थे, हमारे नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, हम देख नहीं रहे थे। स्टेट को फैसला करना पड़ेगा, अगर स्टेट फैसला करके डट जाए तो जिस तरह से कराची का अमन हो गया तो भी अमन बिल्कुल बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब, राशिद हाशमी साहब, ज्ञानचंद साहब, आप तीनों मेहमानों का। और बिल्कुल जो दहशतगर्दी का मसला है, जो कौमी सलामती का मसला है, जो आवाम के मसला है, वो सबसे ज़्यादा अहम है। और इसी चीज़ को लेकर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है, इदारों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है, जो एक नया चैलेंज हमें दरपेश है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, फिर भारत से जो उनका गठजोड़ है, भारत की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल किए जाने का प्लान भी है और करता भी रहा है, इसके खिलाफ तमाम सियासी जमातों को, पूरी कौम को एक होना पड़ेगा, तभी इस दहशतगर्दी के नासूर से हमारी जान छूट सकती है। आज के शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।